हूं श्वेता त्रिपाठी। परिसीमा, नए कश्मीर की बात, ये वो बातें हैं जो नए कश्मीर को बहुत अच्छी लग रही हैं, सिवाय उन राजनीतिक पार्टियों को जिनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। सवाल ये है कि डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उससे परेशानी क्यों है। पीडीपी क्यों कह रही है कि हम बैठक में शामिल नहीं होंगे। वो टीम जो अपने गठन के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंची है, परिसीमन की वो टीम जिसको गठित किया गया था मार्च में 2020 में, और जिसकी कोशिश यही थी कि राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो पाए नए कश्मीर में। और इसी को लेकर 24 जून को बैठक भी हुई थी दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीर के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी थी, लेकिन दिल्ली से घाटी पहुंचते पहुंचते तक सुर बदल चुके हैं। और इसीलिए हम सवाल करेंगे कि नए कश्मीर की तरक्की की राह में कौन लोग रोड़ा बन रहे हैं, क्यों पीडीपी नहीं चाहती है कि नए कश्मीर की तस्वीर सामने आए। और इसीलिए पहला सवाल आज 5 के प्रहार में हम करेंगे कि आखिर ये जो प्रक्रिया है इसमें खलल डालने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं। पहला सवाल, मोदी के मिशन कश्मीर से गुपकार गैंग बेचैन क्यों हो उठाए, जो पीडीपी कह रहे हैं कि हमें इस बैठक से कोई मतलब नहीं है। दूसरा सवाल, घाटी परिसीमन पर क्या गुपकार गैंग बढ़ चुका है क्योंकि एनसीए इस मीटिंग में शामिल होगा, पीडीपी शामिल नहीं होगा। तीसरा सवाल, 10 दिनों के अंदर महबूबा ने क्यों यू टर्न ले लिया। दिल्ली में कहा बैठक बहुत अच्छी और घाटी में जाते जाते कहा कि नहीं हमें इससे मतलब नहीं, 370 पहले बात कर लीजिए। चौथा सवाल, घाटी में क्या गुपकार का गुप्त एजेंडा है, क्या सीक्रेट प्लान चल रहा है गुपकार का, इस पर भी बहुत अहम सवाल ये होगा। पांचवा सवाल ये कि परिसीमन तो बहाना है, खिसकती जमीन बचाना है, इसीलिए क्या विरोध किया जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब आज हमारे साथ जो खास मेहमान होंगे कश्मीर से, उनसे हम लेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। मोदी के मिशन कश्मीर से बेचैन गुपकार। दिल्ली की मीटिंग में मेरा कुछ नहीं, सभी दोस्तों ने मिलकर ये कहा कि हम नाउमीदी ही मिली। घाटी में परिसीमन पर गुपकार में दरार। मैं महबूबा मुफ्ती से पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। महबूबा मुफ्ती साहिबा खुद आपके सवाल का जवाब दे सकती हैं। आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं कि महबूबा ने क्या कहा या क्या नहीं कहा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली की प्रक्रिया तेज हो गई है। परिसीमन आयोग की टीम जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है, जहां 4 दिनों तक केंद्र शासित प्रदेश की सभी पार्टियों से परिसीमन पर चर्चा की जाएगी। परिसीमन आयोग की टीम इन 4 दिनों में करीब 200 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर के भविष्य का रोड मैप तैयार करेगी। परिसीमन आयोग का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में सीटों का बंटवारा करना है, ताकि जल्द से जल्द केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो पाए। लेकिन घाटी में लोकतंत्र की बहाली देख गुपकार गैंग में खलबली मच चुकी है। दिल्ली में खुशनुमा माहौल में हुई बैठक की बात करने वाले गुपकार गैंग के नेताओं के सुर बदल चुके हैं। दिल्ली की मीटिंग में मेरा कुछ नहीं, सभी दोस्तों ने मिलकर ये कहा कि हम नाउमीदी ही मिली। We have returned disappointed। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने परिसीमन आयोग से नहीं मिलने का फैसला किया है। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। हर बात पर पाकिस्तान का नाम जपने वाली महबूबा मुफ्ती के लिए शायद परिसीमन के लिए भी पाकिस्तान से बातचीत चाहती हो, लेकिन परिसीमन मुद्दे पर गुपकार गैंग के दूसरे दल महबूबा मुफ्ती से इत्तेफाक नहीं रखते। तभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने परिसीमन टीम से मिलने के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई है। साफ है कि गुपकार गैंग में दरार पड़ गई है। लोकतंत्र के नाम पर परिवार के फायदे के लिए राजनीति करने वाले इसी पलटीमार गुपकार गैंग पर करेंगे 5 का प्रहार।
तो ये तो वही गुपकार था जो कह रहा था कि हम तो साथ साथ हैं, हम चाहते हैं कश्मीर आगे बढ़े। लेकिन कौन से कश्मीर की बात ये लोग करते हैं? वो कश्मीर जिसमें पत्थरबाजी होती थी, वो कश्मीर जिसमें आतंकवाद नजर आता था। अब नया कश्मीर सामने आ रहा है जो इन तमाम चीजों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। क्या उनसे इन लोगों को परेशानी है? मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मेरे साथ कविंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, एक्स डेप्यूटी सीएम जम्मू कश्मीर रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अपराजिता सारंग मेरे साथ जुड़ चुकी है, अपराजिता सारंगी मेरे साथ जुड़ चुकी है। स्पोक पर्सन है बीजेपी की तौसीफ रसूलदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। माजिद हैदरी मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इफ्तिकार मिसगर मेरे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और अहमद अयाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जरा मैं वो तस्वीर दिखाती हूँ परिसीमन की, जिसको देखने के बाद कैसे गुपकार गैंग बेचैन है। वो लोग बेचैन हैं जो नए कश्मीर को नया कश्मीर होता हुआ देख नहीं सकते हैं। देखिए यही है वो टीम जो पहुंची पहली बार अपने गठन के बाद। परिसीमन आयोग का जब गठन हुआ था उसके बाद ये जो टीम है ये पहली बार दौरा करने के लिए पहुंची है। 4 दिनों का ये दौरा है। श्रीनगर में इस वक्त ये टीम पहुंची हुई है, जहां पर वो तमाम दलों से इस वक्त मीटिंग भी कर रही है। सिर्फ पीडीपी ने कहा है कि हम शामिल नहीं होंगे, बाकी जितनी भी पार्टीज हैं वो जा रही हैं और वो मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बड़ी तस्वीर सामने आई थी 24 जून को, उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान में भी खलबली मची थी। पाकिस्तान इस बैठक को ड्रामा करार दे रहा था। लेकिन सवाल तो ये है कि महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान की भाषा बोलती हैं, यहां से निकलते निकलते तक घाटी से पहुंचते पहुंचते तक उनके सुर बदल गए। अब आखिर क्यों सुर बदले हैं इन तमाम नेताओं के, जो इस मीटिंग के बाद 24 जून की मीटिंग के बाद कह रहे थे कि मीटिंग बहुत अच्छी हुई है। अब इन्हें क्या समस्या है जब उसी मीटिंग के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है? और किस तरह से दिल्ली में सुर कुछ और थे और घाटी में कुछ और सुर थे, वो भी सुनिए। मैं महबूबा मुफ्ती से पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। महबूबा मुफ्ती साहिबा खुद आपके सवाल का जवाब दे सकती हैं। आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं कि महबूबा ने क्या कहा या क्या नहीं कहा? वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। कि आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों का रोजगार है। प्रधानमंत्री ने खुले दिल से सुनी और हमें लगता है कि जो आश्वासन मिला है ये आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी का दिन था। देखिए बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात जो थी वो बहुत अच्छी रही। उसमें सब पार्टीज ने अपने अपने ख्यालात उनके सामने रखे। और मैं डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगी माजिद हैदरी आपके साथ और तौसीफ रसूलदार आपके साथ। मुझे बताइए माजिद हैदरी, परेशानी कहां पर है? 24 जून को आप आते हैं, तमाम पार्टियां मिलती हैं और कहती हैं कि बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, सबने अपनी अपनी बातों को रखा। लेकिन घाटी में जाते जाते ये सुर बदल जाते हैं। क्यों पीडीपी कह रही है कि हम परिसीमन की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे? जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा, सुर बदल गए हैं। क्योंकि जब ये परिसीमन की प्रतिक्रिया देश में शुरू हुई तो ये 5 राज्यों में होनी थी, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। लेकिन कुछ महीनों पहले भाजपा की सरकार ने कहा नहीं, अब परिसीमन केवल जम्मू कश्मीर में होगा, आसाम में वैसे ही इलेक्शन कराएंगे, सब कुछ होगा। अब मेरा सवाल एक, भाजपा ने हमारे कश्मीर के नेताओं को कितने में खरीदा? उमर अब्दुल्ला साहब को कितने में खरीदा कि आज वो मदारी का बंदर बन गए, कि आज वो नाचना चाह रहे हैं परिसीमन की जो कमेटी आई? ये बाकी हमारे नेता कितने में खरीदे? आज फिर से नई दिल्ली ने कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी जनता के साथ भाजपा आज विश्वासघात कर रही है। इन नेताओं को खरीद लिया। कितने का खरीदा उमर अब्दुल्ला को कि वो आज फालतू बन के मिला रहे हैं? कल तक तो दूसरी बोली बोल रहे थे, आज कैसी बोल रहे हैं? कब तक ये भाजपा खरीदेगी कश्मीर के नेताओं को? कितना आप पहले बताइए, आपने कितने के खरीदे नेता? मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब अपराजिता सारंगी ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। बताइए अपराजिता सारंगी जी, कितने का खरीदा इन बंदरों को? कोशिश करूंगी कि हम दोबारा से जुड़ लें। मैं चाहूंगी कविंद्र गुप्ता जी इसका जवाब दे दें, क्योंकि कविंद्र गुप्ता जी उस बैठक में मौजूद थे और यहाँ पर बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं आप माजिद हैदरी। आप ये समझ लीजिएगा अगर ये झूठे आरोप हुए तो फिर क्या होगा? टीवी पर बैठकर अगर आप खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं तो इसके मायने आप समझते हैं? देखिए
के बंदर का नाच दिखा रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, इसके मायने आप समझते हैं? कविंद्र गुप्ता जी, मैं चाहूंगी इन लोगों को जवाब दीजिए सर। शायद इस बातों की ये संजीदगी को नहीं जो समझते हैं, या इन बातों के मतलब को नहीं समझते। जैसे माजिद हैदरी बोल रहे हैं, शर्म तो इनकी आनी चाहिए कि कल तक उनके साथ बैठे थे, आज ये अलग हो रहे हैं। आखिर क्या इन्होंने प्लान बनाया था? आपकी डील कैसे टूटी बताना तो ये इनको चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास आपने रिकॉर्डिंग भी पहले दिखाई है कि पहले ही जब प्रधानमंत्री निवास से ये लोग आते हैं तो इनकी भाषा कुछ और होती है, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है, इन्होंने इस प्रकार का बोला है। आखिर आज किसने इन लोगों को इन्फ्लुएंस किया है? कौन लोग इनके पीछे खड़े हैं जिनकी ये बात मान रहे हैं? एकदम अपने बात से पलटना, हम खुद समझ सकते हैं कि इसके पीछे या तो पाकिस्तान के लोग हैं या इन पर कोई प्रेशर है, ये जानबूझकर ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और जो कल बैठ कर के अपने गुप्कार अलायंस के लोगों के साथ बात कर रहे थे, वो आज उनकी भाषा अलग कैसे हो गई, ये तो इनको बताना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुआ, नागालैंड में नहीं हुआ, कश्मीर में क्यों? कितने के खरीदे आपने हमारे? क्योंकि हमारा एक मुस्लिम मेजोरिटी भैया उधर कितने के खरीदते हैं हमारे नेता? ये बताइए देश को। ये आपको पता होगा, जो जहां पर जो खरीदने वाले हैं वो आपको पता होगा। इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती। देखिए, लगातार असम में, नागालैंड में वहां से पहले से इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ एक डिफरेंट सिस्टम बना है, उस सिस्टम के बाद डिलिमिटेशन होना जरूरी थी, इसलिए यहाँ पर डिलिमिटेशन हो रही है। आप यहाँ पर चिंता करिए, डिलिमिटेशन क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका जवाब दीजिए। डिलिमिटेशन होनी चाहिए। हमारे साथ डिलिमिटेशन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप हमेशा मीटिंग का हिस्सा थे। मैं आपको पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, माजिद हैदरी, मैं आपको बता देती हूँ, उस मीटिंग का हिस्सा थे खुद कविंद्र गुप्ता जी। उस मीटिंग में किसने क्या कहा वो ये भी जानते हैं, उस मीटिंग में किसका क्या रुख था वो ये भी जानते हैं। आप और हम भले ही ना जानते हो, लेकिन उस मीटिंग में किसने अपना रुख किस तरह से रखा ये बिल्कुल सही बात जानते हैं उस मीटिंग के अंदर, और कैसे वही सुर बदल गए। इसीलिए उनकी बातों को समझना मानना बहुत जरूरी है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, मैं तो कह रही हूं, अगर आपके पास वो प्रूफ है तो वो भी दीजिए ना। सिर्फ कहीं सुनी बातों के मुताबिक चलना क्या सही है? मैं चाहूंगी इफ्तिकार मिसगर अगर मेरे साथ जुड़ गए, इफ्तिकार मिसगर अगर मेरे साथ जुड़ गए, इफ्तिकार मिसगर जी, मैं आप लोगों को समझना चाहती हूँ। यहाँ तो नई कहानी यहाँ पर शुरू कर दी गई माजिद हैदरी की ओर से। प्रॉब्लम क्या है आप लोग की? सर ये बता दीजिए, प्रॉब्लम बताइए। डीएनए सबों का देख है आज मुसलमान। अरे आप कहाँ डीएनए पे पहुँच गए? मैंने इफ्तिकार मिसगर साहब से सवाल पूछा है, उनको जवाब दीजिए। जी सर। देखिए जब तक आज पे डिलिमिटेशन के लिए और किसी पार्टी ने इनका ये फैसला, हमें समझना चाहिए कि अगर जिस पार्टी ने इनकार किया, हमें उस पे शख्स होगा और उसको उठानी चाहिए। सर हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है सर। मैं आपके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी सर। और मैं इस वक्त मेरे साथ अपराजिता सारंगी जुड़ चुकी हैं, लोकसभा सांसद हैं, हालांकि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। तौसीफ रसूलदार, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, माजिद हैदरी ये कह रहे हैं, अब वो यहाँ पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। अरे नए कश्मीर की बात हो रही है तो यहाँ पर आप कोई भी अनगरल बयान दे देंगे, कोई भी आरोप लगा देंगे? आप भी तो कश्मीरी हैं, जवाब दीजिए माजिद हैदरी की जवाब बातों का। देखिए मैम, देखिए ये लोग ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं, क्योंकि जब भी नए कश्मीर की बात हो रही है, जब भी पाकिस्तान को छोड़कर कश्मीर के युवा और कश्मीरी अवाम की डेवलपमेंट की बात हो रहे हैं, तो ये लोग बहुत ही तेज़ हो रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जब से ये सरकार इक़्तिदार में आई, इस सरकार ने कश्मीर के रिलेटेड बहुत सारे इक़दाम उठाए, चाहे वो अनुच्छेद 370 या 35 को हटाने की बात थी, ताकि गुजर बकरवाल समाज जो है हमारा, या वाल्मीकि समाज है, या हमारा वोमेन फोक था, उनको इंसाफ देने की बात थी। चाहे इसके अलावा जो डेमोक्रेसी को ग्रासरूट लेवल पर ले जाने की ग्रासरूट लेवल पर ले जाने में जो एक बैरियर आता था, वो था पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। चाहे उसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, या इसके अलावा जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उस टाइम जो कुछ सियासी गुंडे थे जिन्होंने कश्मीर के अवाम की जमीन हड़प ली थी रोशनी एक्ट के अहाते में लेकर, चाहे उसको निकालने की
बात थी। इस जो रिसेंटली जो कश्मीर के नेताओं को बुलाया गया दिल्ली में, जिस प्रधानमंत्री साहब ने जो उनके साथ जो बातचीत हुई, जिसमें यह कहा गया कि जो कश्मीरी आवाम के दिल है और दिल्ली से जो दूरी है, इसको खत्म करके जो कश्मीरी आवाम के दिल और दिल्ली को मिलाकर कश्मीर के आवाम को की अपलिफ्टमेंट की बात करें, कश्मीर को वर्ल्ड स्टेज पर डेवलप करने की बात हो। लेकिन ये जो लोग हैं, माजिद हैदरी साहब है हमारे, जैसे हमारे पीडीपी के लीडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है, जब भी कश्मीर की डेवलपमेंट, जब भी ग्रास रूट डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे लाने की कोशिश की जाती, जो ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स चला रहे थे आज तक, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कि देखिए परिवारवाद का जब अंत होता है, जब राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आती है, तो कैसे यहाँ पर यूटर्न ले लिया जाता है। मैं रुक करूंगी आपका, जरा मैं रुक करना चाहती हूँ। अपराजिता सारंगी मेरे साथ जुड़ चुकी है, उसके बाद में कविंद्र गुप्ता जी का रुक करूंगी। अपराजिता सारंगी जी, यहाँ पर जो एक मिनट सर, एक मिनट, जो माजिद हैदरी यहाँ पर है, अपराजिता सारंगी जी, वो तो अब एक नई कहानी गढ़ रहे हैं, वो आप लोगों पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। मैं चाहूंगी मैम जवाब दीजिए इन लोगों को। नहीं देखिए, इसका ये कहना कि जी बिल्कुल सत्र को उठाने से बहुत आप सबको मेरा नमस्कार, बहुत बड़ा मैं विलंब से जुड़ी हूँ, माफी चाहती हूँ। बीजेपी ने मुझे नहीं लगता। अरे मैंने अपराजिता सारंगी जी से पूछा है सर, मैं आ रही हूँ इफ्तिकार मिस्टर जी आपके पास, रुकिए जरा, अपराजिता जी को बोलने दीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार, थोड़ा विलंब से जुड़ी हूँ, माफी चाहती हूँ। जून 24 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को दिल्ली बुलाया था, तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से 2 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि हम विधानसभा के चुनाव कराना चाहते हैं, और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि परिसीमन आयोग का काम शुरू होगा और परिसीमन का जो कार्य होगा उसमें आप लोग सहायता करें। तो एक तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको एक जगह बुलाया, एक जगह बैठाया, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया और सबकी सहायता मांगी और एक सकारात्मक परिवेश की सृष्टि की दिशा में उन्होंने काम किया। और मैं याद कर दूं आप सबको कि उस दिन जब सभा खत्म हुई थी, तो हमारे जितने भी नेतागण थे उन्होंने संतुष्टि व्यक्त की थी जी। बहुत ही अच्छी सभा हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सुना, यह सब कहा गया था। और आप सब जानते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद से, जब से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को विदाई हमने दी है, तब से जम्मू कश्मीर में अमन चैन के लिए हर तरह का प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एक दूसरी तरफ मैं कह दूं, विकास कार्य की दिशा में काम किया जा रहा है और जितने अर्थ मुहैया कराने थे वो कराए जा रहे हैं और हर तरह का काम हमारी तरफ से किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बातचीत के बाद जब परिसीमन आयोग के लोग वहां गए 4 दिन के दौरे में, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पीडीपी ने क्यों ये बात सही है कि 370 को हटाया गया है, समझ में नहीं आया, लेकिन कोई डेवलपमेंट हुई है, ये गलत मुझे बात। लगता है कि उनके बीच में दरार पड़ चुकी है। ये गुपकार पलटी मार, ये जो आपने दिया है आज का जो स्टेटमेंट, आज का जो वाक्य, ये बिल्कुल सार्थक है। पलटी मार, गुपकार, इनको अपने लक्ष्य का पता नहीं है, कहां जाना चाहते हैं पता नहीं है। और मुझे लगता है कि एक जो एकता होनी चाहिए लक्ष्य को लेकर, वो एकता नहीं दिख रही है। लेकिन देखिए, जहां तक केंद्र सरकार, बिल्कुल मैम, यही तो सवाल है। मैं जरा एक ब्रेकिंग पे जा रही हूँ। मैं जरा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ड्रोन वाली साजिश रची थी पाकिस्तान ने, अब सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग इस वक्त हो रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह इस बैठक में शामिल है और ये बैठक जो इस वक्त दिल्ली में चल रही है, इस बैठक में दरअसल आगे जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी किस तरह से हो, क्योंकि तमाम चीजें देखने को मिल रही है। आगे विधानसभा चुनाव होने हैं, परिसीमन को लेकर के इस वक्त मीटिंग चल रही है और ऐसे में इस बीच सुरक्षा हालात पर यह हाई लेवल मीटिंग चल रही है। गुरसिमरन मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, मुझे बताइए इस मीटिंग का डिटेल क्या है? देखिए, एक अहम बैठक है जो इसमें जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजी जम्मू जोन मुकेश सिंह और उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर के गृह सचिव शालीन काबरा इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। और इस बैठक में जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन हमला हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, ड्रोन हमलों से निपटने के लिए क्या रणनीति बनाई गई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है, हर एक चीज़ को लेकर बातचीत की जा रही है। क्योंकि
अगर आने वाले समय की बात करें तो परिसीमन आयोग के इस दौरे के बाद अटकलें ये हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, क्योंकि आयोग जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद अगला कदम चुनाव का होगा। और चुनाव के बीच अगर ड्रोन का खतरा रहता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, और इसीलिए हर एक मामले की जो है गहन तरीके से जांच की जा रही है। हर एक जो काउंटर ड्रोन ग्रिड है उसको मजबूत किया जा रहा है, सिक्योरिटी सिनेरियो को दोबारा से रीलुक किया जा रहा है, ताकि जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो तो जो सुरक्षा के पैमाने हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद हो, ताकि आतंकी, क्योंकि चुनाव के दौरान खलल डालने का प्रयास हर बार करते आए हैं, इस बार वो सफल ना हो। लगातार हमने देखा कि आतंक के टॉप कमांडर जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अब ड्रोन के जरिए साजिश रच रहा है। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर अंदर पहुंचकर भारतीय वायुसेना के स्टेशन को निशाना बनाया गया, उसके बाद सुरक्षा बलों की चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई हैं, और यही कारण है कि अब दिल्ली में एक अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है, जो अभी जारी है, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग के प्रमुख और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह जो है हर एक जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो केंद्रीय मंत्रालय के सामने रखेंगे, गृह मंत्रालय के सामने रखेंगे। बिल्कुल, और खुद डीजीपी पहुंचे हैं तमाम ऐसी चीजें सिक्योरिटी को लेकर के इस वक्त गुरसिमरन जो बहुत अहम है, और इसीलिए ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये समझिए, क्योंकि परिसीमन आयोग की वो टीम जो इस वक्त पहुंची हुई है श्रीनगर, वो तमाम राजनीतिक पार्टी से मिल रही है, फीडबैक ले रही है कि जो परिसीमन का ये पूरा प्रक्रिया है ये कैसे आगे बढ़ाई जाए, जहां जहां मुश्किलें हैं इसको कैसे खत्म किया जाए। 4 दिनों का ये दौरा है, जो टीम पहुंची है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों से इस वक्त मिल रही है, वो पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी, क्योंकि डील है। और फिलहाल इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सोनिया से मिलने पहुंचे हैं सीएम अमरिंदर सिंह। आपको बता दें कि सिद्धू भी दिल्ली में मौजूद है। इस वक्त आपको बता दें जिस तरह की राजनीतिक हलचल तेज है पंजाब में, क्योंकि मेल मुलाकातों का जो सिलसिला है उसके जरिए जो नाराजगी है वो दूर करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद दिलाते हैं पिछले हफ्ते ही नवजोत सिंह सिद्धू जो मुलाकात कर चुके हैं प्रियंका गांधी से, और आज कैप्टन पहुंचे हैं सोनिया गांधी से मिलने के लिए। सवाल यही है कि आखिर कौन किसकी बात मानता है, क्योंकि ये इस वक्त सबसे बड़ा मुसीबत का सबब कांग्रेस के लिए बना है कि पंजाब में 2 दिलों में जो दूरियां आ गई हैं उनको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि चुनावों के वक्त कहीं मुश्किलें ना पैदा हो जाए। और अब ये जो मीटिंग इस वक्त चल रही है, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं कि कैसे ये जो मीटिंग है इसके जरिए अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपनी बातों को रखेंगे, वो बातें जो उनको पसंद नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू की, क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट निकल करके पार्टी के भी सामने आ रहे थे। और अब सवाल यही है कि इस मीटिंग के बाद क्या रुख रहता है सोनिया गांधी का, ये बहुत अहम होगा, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि कैसे सिद्धू की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की गई, ये कहते हुए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जरूरी है, तो फिर हमें ख्याल रखना है सिद्धू का भी, ये स्टेटमेंट निकल कर आ रहे थे। और इसीलिए ये देखना है कि अब बैलेंस स्ट्रैटेजी क्या होती है। सोनिया गांधी के घर पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और सवाल यही है कि क्या मान के चला जाए इस मीटिंग के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस मीटिंग के बाद वो मनमुटाव जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच आ चुके हैं वो दूर हो जाएंगे, दोनों की राह एक हो जाएगी। दरअसल यही एक कोशिश हो रही है, क्योंकि ये जो मेल मुलाकात है ये इस ओर इशारा करती है कि शायद बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू भी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है और इस वक्त पहुंच चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलने के लिए 10 जनपद सोनिया गांधी से। और बहुत अहम मीटिंग इसलिए है ये क्योंकि ये मीटिंग उस दौर में हो रही है जहां पर एक मुलाकात सिद्धू से हो चुकी है, और अब क्या बीच का एक रास्ता निकल जाता है, क्या एक तरह से कहें कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है नवजोत सिंह सिद्धू की भी, वो भी किसी से छिपी नहीं है, उसको लेकर क्या बीच का एक फॉर्मूला तय कर लिया जाता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये जो मेल मुलाकात है ये भविष्य की कौन सी रूपरेखा को तय करता है। पंजाब में जिस तरह से मुश्किल खड़ी हो रही है कांग्रेस के सामने, क्योंकि आपसी जो मनमुटाव है, जो अंतरकलह है, वो इतना बढ़ चुका है कि ना कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को देखना चाहते हैं और ना सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह को देखना चाहते हैं। और वैसे में इनके बीच की जो खाई है क्या वो दूर होती है इस मीटिंग के बाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि मेल मुलाकातों का ये जो सिलसिला है ये कहां पहुंचता है, ये आगे जाकर के क्या एक तरह से कहें कि बहुत स्मूथ रनिंग
सरकार नजर आएगी पंजाब में, क्योंकि फिलहाल तो इस वक्त दिल्ली के जरिए ही रास्ता निकालने की कोशिशें हो रही हैं। जो कोशिश है वो यही है कि एक रास्ता निकले, लेकिन अब आगे की जो भूमिका है उसको लेकर के फिलहाल क्या किया जाएगा ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात जरूर इस बात को दिखा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस बात को भांप चुके हैं कि सुनना पड़ेगा। और हमारे साथ इस वक्त अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियां देने के लिए। अनुज, नवजोत सिंह सिद्धू भी इस वक्त दिल्ली में हैं। उन्होंने पिछले दिनों बात की थी, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की थी, और आज कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मैं ये कहूं कि इसके बाद एक कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा ताकि दोनों के दिलों में जो दूरियां हैं वो किसी तरह से खत्म हो पाए। जी बिल्कुल, देखिए आज की जो ये मुलाकात है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमने तस्वीरों में दिखाया कि सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। और दर्शकों को ये भी बता दें कि जब से इस पूरे चैप्टर की अगर बात करें, इस पूरे अंतरकलह की बात करें, जब से ये शुरू हुआ है तो ये कैप्टन तीसरी बार दिल्ली के अंदर हैं। 2 बार पहले कमेटी से मुलाकात कर चुके हैं। आज जो अगर हम बात करें इस मुलाकात की तो देखिए फुल एंड फाइनल मीटिंग का कयास लगाया जा रहा है कि इसके बाद कोई ना कोई निष्कर्ष जो है ज़मीनी तौर पर ज़रूर निकल के आएगा। क्योंकि देखिए सिद्धू मुलाकात कर चुके हैं, सिद्धू की मुलाकात प्रियंका गांधी से हो चुकी है, राहुल गांधी से हो चुकी है। कैप्टन पहले 2 बार कमेटी से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि देखिए जो मतभेद है वो कहीं सुलझता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि एक पेज पे चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, आते बिल्कुल भी नजर नहीं आए हैं। और जो वॉर ऑफ वर्ड है वो लगातार जारी था। उसके बाद अगर पावर क्राइसिस की बात करें पंजाब के अंदर, उस पर भी पलटवार देखने को मिले। वहीं एक तरफ और ये बात बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है उनके खिलाफ कई विधायकों ने शिकायत जरूर करी है, लेकिन उसका मानना यह कहीं भी नहीं है कि वो जो विधायक हैं वो सिद्धू के खेमे में हैं। तो देखिए नेता दोनों महत्वपूर्ण हैं। पंजाब कांग्रेस की अगर बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो लॉयल्टी है वो बिल्कुल नहीं दरकिनार करी जा सकती कांग्रेस के आला कमान द्वारा भी। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो उनको एक क्राउड पुलर के रूप में कांग्रेस पार्टी देखती है। बिल्कुल अनुज, आप लगातार बने रहिए क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। इस मीटिंग के बाद क्या निकलकर सामने आता है हम जरूर आपका रुख करेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए इसी तरीके की एक मीटिंग के जरिए ही समाधान निकल आए, इसकी एक कोशिशें होती है। और वो 24 जून की मीटिंग भी आपको याद होगी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं परिसीमन को लेकर के। जो पीडीपी का रुख है, दिल्ली में कुछ और रुख था, घाटी में कुछ और रुख हो जाता है। और हमारे साथ कविंद्र गुप्ता जी भी है। कविंद्र गुप्ता जी, आप तो खुद उस मीटिंग में थे। सर मुझे तो जरा ये बता दीजिए, यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं आप बेतुकी बातें यहाँ पर माजिद हैदरी जैसे लोग कर रहे हैं, मुझे जरा बताइए ना सर कि उस वक्त तो सब एक सुर में आ गए थे, अब क्या हो गया? घाटी में जाकर के राजनीतिक प्रक्रिया ना बढ़े इसकी कोशिशें कर रहे हैं। देखिए सभी ने उस दिन माना था कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए, डिमांड उनकी थी। और इसके बाद डिलिमिटेशन के बाद जल्द इलेक्शन हो, यह डिमांड इनकी थी। प्रधानमंत्री के सामने सभी ने अपने बात रखी, गृह मंत्री के सामने सभी ने अपने बात रखी, जो पार्टी का व्यू पॉइंट था सभी ने रखा। अब बाहर आकर के या श्रीनगर में बैठ कर के अपने जो अलायंस है, जो इनके गुपकार के लोग हैं उनके साथ बैठ कर के वहाँ पर फिर आज उसकी एकदम से यू टर्न लेना, ये हम खुद समझ सकते हैं कि किसका इशारा हो सकता है, ये किनके इशारों पर काम कर रही हैं। ये नहीं चाहती है, घाटी में पहले भी रहा है कि समय समय पर बाईकाट करवाओ, और बाईकाट करवाने के लिए कौन कहता है इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बाकी पार्टियों ने इनसो किनारा किया है, इसका मतलब वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास रखते हैं। ये तो पहले भी जब डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हुए तब भी इन्होंने इस प्रकार की भाषा बोली थी। इस सभी से हमें ये करना चाहिए कि एक तो ठीक है कि डर जो इनके दिमाग में है कि जब से सरकार टूटी है, अधिकांश जो इनके साथ सरकार में मंत्री होते थे सब छोड़ करके चले गए, धीरे धीरे पार्टी बिखर गई। अब वो वही परिवार के कुछ लोग जो इनके साथ रहे हैं वो एक कारण हो सकता है। लेकिन ये डिलिमिटेशन कमीशन के सामने नहीं जाएंगी, लेकिन अपनी बातें लिख करके उनको भेज रही हैं। आखिर इसको क्या कहा जाए? ये राजनीतिक तो क्या है? ये पीडीपी जवाब दे सकती है। मैं चाहूंगी इफ्तिकार मिसगर जी इसका जवाब आप दीजिए ना। आप मीटिंग में कहते हैं कविंदर जी बिल्कुल साफ साफ ये कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होती है तो आप लोग कहते हैं हाँ डिलिमिटेशन होना चाहिए, लेकिन जब वही प्रोसेस आगे बढ़ता है तो आप कहते हैं नहीं हम इसमें राजी नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का डबल स्टैंडर्ड क्यों है ये मैं नहीं जानता हूँ,
लेकिन जहां तक लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात है, पर्टिकुलरली कश्मीर के लोगों की बात है, तो फाइनली पॉलिटिकल पार्टीज को बेंड होना पड़ता है जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उनकी एस्पिरेशंस है उनके लिए। और जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी उस फैसले के साथ नहीं है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली 2019 से 12 फैसले लिए गए। और आज जो डिलिमिटेशन का फैसला है उसमें कोई भी जम्मू कश्मीर की आवाम की मैं बात करता हूँ। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को तो रोटी का टुकड़ा कभी भी दिया, बहुत टाइम दे दिया दिल्ली सरकार ने, 1975 में दे दिया, 1999 में दे दिया, रिपीटेडली दे दिया, और आज भी रोटी का टुकड़ा डाल रहे हैं और लोगों को कल भी मैं चाहूंगी तौसीफ रसूलदार जी जरा जवाब दीजिए। आप तो कश्मीरी हैं, आप तो कश्मीरी है ना, कश्मीरियों की ही चिंता है यहाँ पर इफ्तिकार मिसगर को, जो कह रहे हैं कि नहीं 370 की जो कहानी है वो फिर से होनी चाहिए। ये लोग वही लोग हैं। मैं चाहूंगी, आप कश्मीरी हैं, आप जरा जवाब दीजिए इनको। तौसीफ रसूलदार। पहले जो मिसगर जी ने बोला कि ये डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जबकि ये डिसीजन हमारे पार्लियामेंट में पास किया गया, तो इट मीन्स कि जो मिसगर साहब का कहना है कि हमारा पार्लियामेंट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जो बात देखिए, अब महबूबा मुफ्ती जी की बात कहे तो उन्होंने अब उनका जो रवैया क्यों बदल गया। देखिए, पहले वो लोगों को भटका रहे थे 370 के नाम पे, स्टेटहुड के नाम पे। 2019 में मिसगर साहब 2019 में जब महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन लड़ा तो उसकी जमानत जब्त हो गई, उसकी पार्टी ने एक भी सीट न जीती। अब वो क्या हुआ, अब उनको कश्मीरी यूथ को बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि कश्मीरी लोगों के आंखों से जो पट्टी है वो हट गई, वो जानती कि सच्चाई क्या है। अभी जो सभी लीडर्स जो है महबूबा मुफ्ती के अलावा, उन्होंने बोला कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था पार्टी में, मीटिंग में, उन्होंने बोला कि हमें मौका मिला अपनी रिप्रेजेंटेशन। लेकिन शायद महबूबा मुफ्ती जी जो आज पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, वो शायद ये भूल गई है कि इस देश ने उसके लिए, उसके खानदान के लिए कितनी बड़ी सेक्रीफाइस दी जब रुबिया सईदा जी को किडनैप किया गया, जब रुबिया सईदा साहिबा को किडनैप किया गया। क्या आप ये भूल गए हैं मिसगर साहब, क्या आप भूल गए हैं? मतलब ये कि लोग इस हक में नहीं है, इस फैसले के हक में नहीं है। आप इस नहीं, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उन्हीं में तौसीफ आते हैं। तौसीफ मुझे बताइए, क्या आप इसके पक्ष में नहीं है कि परिसीमन हो? क्या आप लोग नहीं चाहते हैं चुनाव हो, कश्मीर आगे बढ़े? मैं चाहूंगी आप बताइए ना, आप तो कश्मीर की आवाम है ना, आप लोगों के जरिए तो ये लोग कह रहे हैं ना कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जवाब दीजिए ना आप इनको क्लियरली। होंगे, मुझे नहीं लग रहा ये कश्मीरी है। देखिए मैम, आपके ऊपर अब उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, उनको लग रहा है आप कश्मीरी नहीं है, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। जो कश्मीर के लोगों की बात करें, जो कश्मीर की बात करें, वो कश्मीरी है नहीं। आम कश्मीरी नहीं हो सकता। आम कश्मीरी 2019 अच्छा, अब ये आम कश्मीरी नहीं है, बहुत अच्छा। मैं कश्मीरी यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं कश्मीर के एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए सर, ये तो बीजेपी के आप मेरी बात सुनिए। आज तक जो अहमद अयाज सर को भी लीजिए जरा, अहमद अयाज जी को ले लीजिए और संजीव नियाज जी को ले लीजिए। अहमद अयाज, यहाँ पर तो यही बात होती है ना कि कश्मीरी क्या सोचते हैं। अरे जब एक कश्मीरी दूसरे कश्मीरी से बात कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि हमें लगता ही नहीं है असली कश्मीरी है। ये कौन सी बात हो गई? अगर किसी को कोई चीज नहीं पसंद है तो अपनी नाराजगी आप रखते ना। उस मीटिंग में जो हुई थी, दिल्ली में कुछ और बात करते हैं, घाटी में कुछ और बात करते हैं, यही तो डबल स्टैंडर्ड है। नहीं, अगर एक कश्मीरी हो और इंडिपेंडेंट हो तो उसकी बात का एक तरीका होता है, और अगर कोई कश्मीरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हो तो नेचुरली वो पार्टी की ही जो आइडियोलॉजी है, लैंग्वेज है, या जो उनका एजेंडा है वही चलाएगा। खैर बहरहाल मुझे पहले तो इस बात का जवाब मैं दूं। कोई अभी बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहा था कि भाई 370 को एब्रोगेट करने के बाद वहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। उसके साथ मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ। यस, ये 370 हट गया, वो सही है, लेकिन उसके बाद की डेवलपमेंट हुई है ऐसा कोई ग्राउंड पर दिख नहीं रहा है। उसके बावजूद जो एलजी सिन्हा साहब है बहुत ईमानदारी से गलत बात नहीं, टीवी पर गलत बात बिल्कुल नहीं। यही तो प्रॉब्लम है ना, आप लोग टीवी पर बैठ करके इस तरह की बात करते हैं ताकि वो कश्मीरी युवा जो आप पर ट्रस्ट करता है वो इस तरीके से भड़क जाए। मैं पूछ रही हूँ डीडीसी इलेक्शन क्या उसके बाद नहीं हुए? क्या वहाँ पर बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने क्या वहाँ पर बड़ी संख्या में आकर वोट नहीं किए? आप झूठ क्यों बोलते हैं? आपका मतलब है पंचायत, आप झूठ क्यों बोलते हैं? मैं कहूँगी संजीव नियाज जी,
इलेक्शन हो संजीव उनियाल जी हर एक चीज को भूलते हैं। संजीव उनियाल जी जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पर कॉन्स्टिट्यूशनली सारे इलेक्शंस का इतना जबरदस्त मैराथन, लाइनें लगी रही थी और 80% तक इलेक्शन हिस्टोरिकल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इतने बढ़िया इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह कॉर्डियली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सरकार ने लगातार कोशिश की है। 370-35A को पार्लियामेंट में और उसके बाद पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के साथ एब्रोगेट किया गया। टेम्परेरी धारा जो कि सिर्फ टेम्परेरीली थी, उसको 70-72 साल चलाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया गया। मैं बात करता हूं डिलिमिटेशन की। जब 370-35 से हट गया तो एक लिमिटेशन जो थी, लिमिट था जो कि 370-35 की वजह से लगा हुआ था, उसको डिलिमिट किया गया। तो डिलिमिट करने का प्रोसेस तो लगातार जो है इलेक्शन कमीशन करता ही रहता है। आपको ज्योग्राफिकली कितना एरिया, कितने वोटर्स के साथ किस हिस्से में रहना चाहिए, उसको बांट। मेरे पास वक्त की पाबंदी है, मेरे पास वक्त की पाबंदी है, लेकिन मैं यही पूछना चाह रही थी जिसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया इस पूरे शो के दौरान, कि आखिर परिसीमन से समस्या क्या है। नया कश्मीर अगर हो रहा है जिसमें उसकी तरक्की की बात होती है, जिसमें रोजगार की बात होती है, जिसमें अमन शांति की बात होती है, तो ये बातें पीडीपी को समझ में क्यों नहीं आती हैं। राजनीतिक जमीन खिसक रही है इसके लिए, लेकिन क्या इन बातों को किनारे करके नए कश्मीर की तरफ नहीं सोचा जा सकता है। फिलहाल 5 की प्रहार में आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।